3 जनवरी 2026 वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सुबह के करीब 2 बजे हैं। ज्यादातर शहर सोया हुआ है, लेकिन तभी आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देती है। ये कोई तख्ता पलट नहीं है, ये है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अमेरिकी सेना का एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं विवादास्पद अभियान। और इसका मकसद सिर्फ एक था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना। और आज हम इसी घटना की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं। एक विकिपीडिया लेख है जो हमें इस ऑपरेशन की लगभग मिनट दर मिनट की जानकारी देता है। फिर जेरूसलम पोस्ट का एक विश्लेषण है जो इसके पीछे की भू राजनीति को बताता है। और द गार्डियन का एक लेख है जो इसके चौंकाने वाले पर्यावरणीय परिणामों पर रोशनी डालता है। तो हमारा मिशन साफ है, इन सभी स्रोतों को मिलाकर ये समझना कि उस रात असल में क्या हुआ था, अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इस एक घटना ने दुनिया की शक्तियों का समीकरण कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये नाम ही किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है, और जो जानकारी हमें स्रोतों से मिल रही है वो भी कुछ कम नाटकीय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मतलब ये शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका ने इस एक मिशन के लिए करीब 150 विमानों का इस्तेमाल किया। 150? हाँ, और इसमें उनके सबसे आधुनिक लड़ाकू जेट्स F-35 और F-22 से लेकर B-1B बॉम्बर्स तक सब शामिल थे। ये संख्या किसी भी सामान्य मिशन के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा थी। संदेश साफ था, हम जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकते हैं। और सिर्फ विमान ही नहीं, जमीन पर भी तो उनकी स्पेशल फोर्स थी। हाँ, जमीन पर डेल्टा फोर्स थी जो उनकी सबसे इलीट यूनिट है। अजीब नहीं लगता? ये बहुत अजीब है, और ये दिखाता है कि अमेरिका इस ऑपरेशन को कैसे पेश करना चाहता था। सेना के साथ FBI की मौजूदगी, मतलब ये जताने की कोशिश थी कि ये कोई सैन्य आक्रमण नहीं बल्कि एक कानून प्रवर्तन की कार्यवाही है, जैसे किसी बड़े अपराधी को पकड़ा जा रहा हो। और एक और डिटेल है जो मुझे चौंका रही है। विकिपीडिया लेख कहता है कि ये पहली बार था जब अमेरिकी सेना ने युद्ध में एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन, जिन्हें कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया। हाँ, ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसे ड्रोन भेजे जो अपने टारगेट से टकराकर खुद ही फट जाते हैं। सटीकता के लिहाज से ये बहुत कारगर है, लेकिन ये युद्ध के नियमों को भी एक नई दिशा में ले जाता है। और उनका निशाना एकदम साफ था, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। और फिर वो तस्वीर आई जो शायद इस पूरी घटना का प्रतीक बन गई। निकोलस मादुरो, एक देश के राष्ट्रपति, एक अमेरिकी जंगी जहाज पर बैठे हैं, आंखों पर पट्टी बंदी है, एक सादा सा ग्रे स्वेटसूट पहना हुआ है। और इसके बाद की प्रक्रिया भी उतनी सुनियोजित थी। उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां उन्हें सेना ने नहीं बल्कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA ने अपनी हिरासत में लिया, और मैनहाटन की एक अदालत में उन पर नार्को टेररिज्म, कोकीन आयात और मशीन गन रखने जैसे आरोप लगाए गए। और अदालत में मादुरो का बयान भी काफी दिलचस्प था। हाँ, उन्होंने कहा, मैं दोषी नहीं हूं, मैं एक युद्धबंदी हूं। मादुरो की वो तस्वीर वाकई चौंकाने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए तो F-22 जेट्स नहीं भेजे जाते हैं। तो आधिकारिक वजह क्या बताई गई? आधिकारिक तौर पर, जैसा मैंने कहा, इसे कानून प्रवर्तन का मामला बनाया गया है। कहानी 2020 में शुरू हुई थी, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो और उनके कई सहयोगियों पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया था। और बाद में मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया था। तो कागज पर तो ये दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक को पकड़ने का मिशन था। ठीक है, ये तो हुई आधिकारिक कहानी, लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरी वजह की ओर इशारा करते हैं, और वो वजह है तेल और इतिहास। डोनोरो सिद्धांत का जिक्र बार बार आता है, ये क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1823 में। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने एक सिद्धांत दिया था जिसका सार ये था कि यूरोपीय ताकतों को अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहना चाहिए, कि ये हमारा इलाका है, हमारा प्रभाव क्षेत्र है। और अब 200 साल बाद स्रोत इसे डोनोरो सिद्धांत कह रहे हैं, मतलब ट्रंप का मोनरो सिद्धांत। बिल्कुल, उनका अपना ज्यादा आक्रामक संस्करण। और ट्रंप ने इसे छिपाया भी नहीं। विकिपीडिया लेख में उनके कुछ पुराने बयान हैं जो साफ साफ उनकी मंशा बताते हैं। एक जगह वो कहते हैं वेनेजुएला ढहने वाला था, हम उस पर कब्जा कर लेते और वो सारा तेल रख लेते। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? और छापे के बाद भी उन्होंने कहा हम देश चलाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये तेल के बारे में था। बिल्कुल।
और जब हम तेल की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, करीब 300 बिलियन बैरल। 300 बिलियन बैरल? ये दुनिया के कुल भंडार का कितना प्रतिशत हुआ? ये दुनिया के कुल भंडार का करीब 17% है। ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा वहां $100 बिलियन के निवेश की योजना का भी जिक्र किया था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है। एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी तेल कंपनियों ने इस पर बहुत ठंडा रुख दिखाया। उनके सीईओ ने तो वेनेजुएला को निवेश के अयोग्य तक कह दिया था। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो राजनीतिक अस्थिरता, कोई भी कंपनी ऐसे देश में अरबों डॉलर नहीं लगाना चाहेगी। दूसरा, वेनेजुएला का तेल निकालना आसान नहीं है। और यहीं पर द गार्डियन का लेख एक बहुत ही जरूरी पहलू सामने लाता है। ये सिर्फ कोई भी तेल नहीं है, ये दुनिया का सबसे गंदा तेल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल बहुत भारी, गाढ़ा और सल्फर से भरा हुआ है। उसे जमीन से निकालने और फिर रिफाइन करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। और इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। द गार्डियन का विश्लेषण बताता है कि अगर वेनेजुएला का तेल उत्पादन पूरी क्षमता से शुरू हो जाए तो उससे होने वाला कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा होगा कि वो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया के पास बचे कुल कार्बन बजट का 13% अकेले ही खत्म कर देगा। 13%? मतलब ये सिर्फ भू राजनीति का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। चलिए अब वापस काराकास चलते हैं। मादुरो को पकड़ लिया गया है, उसके बाद वेनेजुएला में क्या होता है? क्या सरकार गिर जाती है? नहीं,